CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की इतिहास की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत। हमारे अतीत ध्वनि पाठ्यपुस्तक में अब सुनते हैं अध्याय 8। शीर्षक है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। हमारे अतीत, पृष्ठ संख्या 79। अध्याय 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गरम कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की सारी चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई, अध्याय 5 में जिसके बारे में हमने पढ़ा है, महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अब एक नजर इस पृष्ठ पर छपे कुछ चित्रों की ओर। इस पृष्ठ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें औजारों की सूचियां हैं। यहां लिखा है, औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और सणसी। लोहे की ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जिसका प्रयोग तुम रोज करते हो। पृष्ठ संख्या 80। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। यहां कुछ विकल्प दिए गए हैं। खाली जगह पर आप अपने विकल्पों को भर सकते हैं। 1. राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। 2. वे किसानों से कर लेते हैं। 3. खाली है। 4. यह सिंचाई से ही संभव था। 5 और 6 दोनों बॉक्स खाली हैं। 7. कृषि उत्पादन बढ़ा। 8. राजस्व भी बढ़ा। 9. ये बॉक्स खाली है। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। पृष्ठ संख्या 81। यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम उन्हें ही दे दिया करते थे। ये न्यायाधीश और कभी-कभी पुलिस का काम भी करते थे।
ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। यहां एक बॉक्स दिया गया है जिसमें ऐसा लिखा है, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, यह पृष्ठ संख्या 105 के मानचित्र संख्या 7 पर आपको मिलेगा कि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर, क्या कहती हैं कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। पृष्ठ संख्या 82। तो आइए अब सुनते हैं एक कहानी। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बागीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बागीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे में से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया और इस तरह युवक के पास कुछ और भी पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। इसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। कुछ करने के लिए इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे क शहर में, ख गांव में या फिर ग शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? एक सवाल और, क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थीं? उत्तर के कारण बताओ। अब सुनते हैं पाठ। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक तरीके से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर लगाया जाता था जहां लोग आते थे। पृष्ठ संख्या 83। इस पृष्ठ में सबसे पहले एक चित्र है और
इस चित्र के बारे में यहाँ वर्णन है, जिसके बारे में लिखा है, दिल्ली में मिला वलयकूप। साथ में एक प्रश्न है, हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है। इसी पृष्ठ पर एक और चित्र दिया गया है। ये सांची की मूर्ति कला है। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इनकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। आइए अब पाठ में चलते हैं। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण वे ज्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। पृष्ठ संख्या 84। जिन जिन पत्तनों पर या बंदरगाहों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। इस पृष्ठ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें बेरीगाजा यानी भरूच का यूनानी नाम की कहानी दी गई है। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहां जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहां से आयात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बेरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीजों की सूची बनाओ। 2 ऐसी चीजें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। एक और बॉक्स यहां पर दिया गया है और जिसका शीर्षक है आहत सिक्के। इसमें लिखा है, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी-कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन सिक्कों पर कुछ चिन्ह या ठप्पे से बने होते थे। इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। अब पाठ की ओर चलते हैं। सिक्के। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। पृष्ठ संख्या 85। इस पृष्ठ पर सबसे पहले एक बॉक्स बना है और बॉक्स का शीर्षक है विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। आइए कविता सुनते हैं। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से
सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। कुछ प्रश्न। व्यापारी किस चीज से इसका विनिमय करते हैं? प्रश्न संख्या 2। वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं? अब आइए पाठ की ओर चलें। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, जो मानचित्र संख्या 7 पर पृष्ठ 105 पर दिया गया है। देखो, यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों को बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहां बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पृष्ठ संख्या 86। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के व्यवसायों की एक सूची बनाओ और एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। आइए, इससे पहले कि पाठ में चलें, हम इसके बॉक्स पर एक नजर डालते हैं। बॉक्स का शीर्षक है उत्तरी काले चमके पात्र, NBPW। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। अब आइए पाठ में चलें। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहां स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। पृष्ठ संख्या 87। यहां भी सबसे पहले एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है।
इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तुम्हारे लिए कुछ करने को। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थीं? अब पाठ की ओर। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु। मानचित्र 7 जो पृष्ठ 105 में दिया गया है में अरिकामेडु, जो अब पुदुचेरी में है, ढूंढो। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी को पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन या बंदरगाह था। यहां दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहां ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहां एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार पत्थर भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। पृष्ठ 88। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहां रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहां पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अब एक नजर यहां पर दिए गए एक चित्र की ओर। एक चित्र यहां दिया गया है जिसके विषय में लिखा है अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तुम्हारे लिए कुछ करने को। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। अब एक बॉक्स और इस बॉक्स में एक चित्र को हम देख सकते हैं। इसका शीर्षक है एक्वाडक्ट। आइए इसके वृतांत में चलें। बॉक्स का शीर्षक है अन्यत्र। मानचित्र 6 जो पृष्ठ संख्या 76 में है, उसमें रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल बनवाए जिन्हें एम्पी थिएटर भी कहते हैं। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थीं, जहां लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहां स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहां लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु यानी एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए यहां पानी लाया जाता था। एक प्रश्न तुम्हारे लिए। ये बड़े खुले रंगमंडल यानी एम्पी थिएटर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे? पृष्ठ संख्या 89। कल्पना करो, तुम बेरीगाजा में रहते हो और पत्तन देखने निकले हो। तुमको क्या क्या देखने को मिलेगा? यहां एक बॉक्स है जिसमें कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं। वो उपयोगी शब्द हैं लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वलयकूप, पत्तन और श्रेणी।
आओ याद करें। खाली जगहों को भरो। क, तमिल में बड़े भूस्वामी को खाली स्थान कहते थे। ख, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः खाली स्थान द्वारा खेती की जाती थी। ग, तमिल में हलवाहे को खाली स्थान कहते थे। घ, अधिकांश गृहपति खाली स्थान भूस्वामी होते थे। प्रश्न संख्या 2, ग्राम भोजकों के नाम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे? प्रश्न 3, गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। प्रश्न संख्या 4, सही जवाब ढूंढो। क, वलय कूप का उपयोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकास के लिए किया जाता था। ख, आहत सिक्के चांदी, सोना, टिन, हाथी दांत के बने होते थे। इसी पृष्ठ पर एक और बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी। नगर, आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पत्तन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले। पृष्ठ संख्या 90। ग, मथुरा महत्वपूर्ण। गांव, पत्तन, धार्मिक केंद्र, जंगल क्षेत्र था। घ, श्रेणी, शासकों, शिल्पकारों, कृषकों और पशुपालकों का संघ होता था। आओ चर्चा करें। 5, पृष्ठ 79 पर दिए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे? अन्य औजार किस काम में आते होंगे? 6, अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई दिए? आओ करके देखें। 7, अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। संकेत, उन्हें कच्चा माल कहां से मिलता है, किस तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं और तैयार माल का क्या होता है, इत्यादि। 8, अपने शहर या गांव के लोगों के कार्यों की एक सूची बनाओ। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों में से ये कितने समान और कितने भिन्न हैं? अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत का 8वां अध्याय। शीर्षक था खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। निर्माण सहयोग शानू मुक्सीम, वाचन स्वर और निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।